आज हम लोग ग्रीस और तुर्की के आपसी संबंध पर बात करेंगे और इनके मध्य विवादों के कारणों को जानने का भी प्रयास करेंगे। हम लोग उसका विश्लेषण भी करना चाहेंगे और किस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को प्रभावित करेंगे, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। ये अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहले ये हमारा भारत है और हम लोग यहाँ पर ग्रीस और तुर्की की बात करना चाहते हैं। तो ये भारत है। हम लोग यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के आसपास की बात करेंगे, जहाँ पर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन ग्रीस का है, ये तुर्की है, ये लीबिया है, ये इजिप्ट है, यहाँ जो छोटा सा स्ट्रिप आपको दिखाई दे रहा है वो इजराइल है और लेबनान है। तो इसी क्षेत्र की बात हम लोग करें और इसी के बीच में एक छोटा सा द्वीप है जिसको हम लोग साइप्रस बोलते हैं और वो भी विवादों का कारण है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। और ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। ऊपर ये जो आपको तुर्की के नॉर्थ में दिख रहा है वो ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी है। तो हम यहाँ देखें तो ग्रीस के बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पर। अगर आप देखें यहाँ पर, अगर इस क्षेत्र को आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं, ग्रीस के ही ये मैक्सिमम द्वीप हैं, जो कि तुर्की के पश्चिमी सीमा की तरफ है। ये मैंने बताया आपको कि यहाँ पर टर्की है और ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है वो ग्रीस की बाउंड्री है। ये मैंने बताया आपको कि ये लीबिया है। थोड़ी मैप समझना जरूरी है क्योंकि बिना इसके एनालिसिस के हम लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। और ये इजिप्ट है। ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो इजराइल है, ये लेबनान है और ये यहाँ साइप्रस है। और ये जो छोटे-छोटे आपको आइसलैंड्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें ये क्रेटे है, क्रेट आइसलैंड जो कि ग्रीस का ही है, ये रोड्स आइसलैंड है। इसी के पास बहुत पास के बाउंड्री में कैसल रिज और बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे द्वीप हैं जो कि तुर्की की पश्चिमी सीमा की तरफ मिलते हैं, जिसको एजियन सी भी बोलते हैं। ग्रीस के बहुत सारे द्वीप तुर्की और सीमा के पास हैं। अतः ग्रीस एवं तुर्की के मध्य जल सीमा विवाद लगातार बना रहता है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के नियम भी इस जल सीमा विवाद को जटिल बनाते हैं। इन दोनों देशों के मध्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि तेल एवं गैस के दोहन को लेकर के संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। समुद्री सीमा या मैरीटाइम बाउंड्री के निर्धारण के लिए यूनाइटेड नेशन में एक कन्वेंशन है जिसको यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी या यूएनसीएलओएस या अनक्लोज भी बोलते हैं, ये नाम से हम जानते हैं। ग्रीस उसका एक सिग्नेटरी है जबकि तुर्की उस कन्वेंशन को नहीं मानता। एक्चुअली इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग किसी भी देश की सीमा से करीब करीब 6 माइल्स टू 12 माइल्स तक का हिस्सा उसी देश की सीमा मानी जाती है। और यदि इस नियम को अगर हम लोग आधार बना लेते हैं तो फिर तुर्की की पश्चिमी सीमा पूरी तरह से लॉक हो जाएगी। इस कारण तुर्की इस कन्वेंशन को नहीं मानता या उसको साइन नहीं किया। अन्य कारण भी है जिसमें प्रथम दोनों देशों के मध्य दशकों से चला आ रहा साइप्रस विवाद और तुर्की की पश्चिमी सीमा पे ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन को लेकर के ये देश आपस में एशियन सी में लगातार ये आपस में विवाद करते रहते हैं। तो इसलिए अगर आप देखें तो साइप्रस का विवाद महत्वपूर्ण है जो कि काफी इस समुद्री सीमा विवाद के अतिरिक्त ऑटोमन एम्पायर से आजाद हुआ और 1923 में ग्रीस और तुर्की के मध्य हुए एक समझौते के तहत मुस्लिम और क्रिश्चियन माइग्रेंट्स का मूवमेंट तुर्की से ग्रीस और ग्रीस से तुर्की की तरफ हुआ। एग्जैक्टली ये वैसा ही उदाहरण जैसे कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान हुआ। ये ऐसी दूसरी घटना है विश्व में जो कि भारत या पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात दूसरे नंबर पे आती है जिसमें कि इतने ज्यादा शरणार्थियों का आदान प्रदान एक दूसरे से एक देश से दूसरे देश के मध्य हुआ। ये भी इनके विवादों का एक कारण है। इनके विवाद के अन्य कारणों में साइप्रस भी है और साइप्रस के नॉर्दर्न पार्ट पर तुर्किश साइप्रियोट्स का एडमिनिस्ट्रेशन है। साइप्रियोट्स बेसिकली तुर्की जो साइप्रस के निवासी हैं वो अपने आप को साइप्रियोट्स बोलते हैं। ये जो आपको बाउंड्री यहाँ पे बाहर वो नॉर्दर्न पार्ट पे दिखाई दे रही है, ये तुर्क समर्पित या टर्की समर्पित जो लोग हैं उनका शासन यहाँ पे है, जबकि वो साइप्रस के ही निवासी हैं बेसिकली, लेकिन वो तुर्क बहुल क्षेत्र है ये। और यहाँ पर जो है ये ग्रीक बहुल क्षेत्र है जो जिनको हम ग्रीक साइप्रियोट्स बोलते हैं और ये भी ग्रीक पर शासन करते हैं। एग्जैक्टली ग्रीस जो है इस पूरे
साइप्रस पर ही मानता है कि ये ग्रीक साइप्रॉट्स का ही है, क्योंकि ये ग्रीक एथनिक्स का ही स्थान था पहले। बाद में माइग्रेशन की वजह से तुर्की या तुर्क लोग भी यहाँ पर आए। परंतु बाद में जब तुर्क लोगों का कब्जा एक भाग पर हो गया, तो तुर्क जो उत्तरी भाग है इसका, उसको एक देश की तरह मान्यता तुर्क अकेला ऐसा देश है, या तुर्की अकेला ऐसा देश है जो इसके नॉर्थर्न पार्ट को एक देश की मान्यता देता है। तुर्की और ग्रीस के महत्वपूर्ण द्वीपों में से एक है क्रेट। क्रेट जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्रेट द्वीप है। क्रेट द्वीप के पास ही यहाँ पर ऑयल एक्सप्लोरेशन को लेकर के तुर्की लगातार जो है इसमें अपने जहाज वगैरह भेजते रहता है, जिससे ग्रीस जो है अपने संप्रभुता में हस्तक्षेप मानता है, क्योंकि ये ग्रीस का द्वीप है। क्रेट जो है वो ग्रीस का द्वीप है और इसे अपनी संप्रभुता में हस्तक्षेप मानता है, और ये भी तनाव बढ़ने का एक कारण है। ग्रीस एवं तुर्की के मध्य विवाद में हाया सोफिया नाम का म्यूजियम भी शामिल है, जिसे तुर्की प्रेसिडेंट अर्दोगान ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया, जिसका करीब-करीब 1500 साल पुराना इतिहास है, जो कि पहले कभी एक प्रसिद्ध चर्च हुआ करता था, परंतु 1923 में तुर्की ने धार्मिक संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए इसे म्यूजियम का दर्जा दे दिया, और वास्तव में अभी तक ये म्यूजियम बन कर के ही चला आ रहा था। परंतु करीब 100 साल बाद अर्दोगान ने इस म्यूजियम को मस्जिद में परिवर्तित करने का विचार किया, और निश्चित कर दिया है, और निश्चित रूप से ग्रीस और तुर्की के मध्य तनाव के कारणों में से ये भी एक मुख्य कारणों में से एक है। इसी साल फरवरी में अर्दोगान ने ग्रीक माइग्रेंट्स को क्या किया कि जो एग्जैक्टली क्या हुआ था कि जो माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन के समय बहुत सारे ग्रीक लोग जो है तुर्की के नॉर्दर्न पार्ट में ही रह गए, जो कि इस्तांबुल शहर के आसपास है। वहां पर काफी लोग रह गए, परंतु बाद में अभी भी उनको वो पुश करने के लिए तुर्की नहीं चाहता कि ग्रीक माइग्रेंट्स यहाँ रहें, तो लगातार उनको यूरोपियन यूनियन में पुश करते रहते हैं। तो इन माइग्रेंट्स को लेकर के भी काफी ज्यादा तनाव हो जाता है। तो बेसिकली माइग्रेंट्स की समस्या है, गैस एक्सप्लोरेशन की समस्या है, और दोनों के मध्य हाइया सोफिया को म्यूजियम को मॉस्क में परिवर्तित करने का विषय रहा है। मैंने कहा कि साइप्रस का इशू है। ये काफी ऐसे विषय हैं जो कि तुर्की और ग्रीस के संबंध को काफी जटिल बना देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ग्रीस एवं तुर्की की समुद्री सीमाएं काफी जटिल हैं, और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के कारण ये और भी ज्यादा जटिल हो जाते हैं। अर्दोगान ने कहा कि हम अपने देश की समुद्री सीमा को लॉक नहीं होने देंगे, और किसी भी तरीके से हम इसको बचाएंगे। और अगर आप यहाँ देखें तो जो ग्रीस का एक द्वीप है कैसलोरीजो, कैसलोरीजो से करीब करीब अगर आप 6 माइल्स के डिस्टेंस को इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग अगर आप 12 माइल्स तक एक्सटेंड करें, तो ये तुर्की की बाउंड्री टच करने लगेगा। इस तरीके से ये सारा का सारा क्षेत्र जो है वो विवादित हो जाता है कि भाई तुर्क का प्रभाव हो गया, या यहाँ पर गैस एक्सप्लोरेशन और नेचुरल गैसेस जो हैं उनके एक्सप्लोरेशन के लिए कौन सी कंट्री रिस्पॉन्सिबल होगी, और ये आपसे आपस में लड़ते रहते हैं, और इनका काफी इस पर विवाद होता रहता है। ग्रीस के द्वीप कैसलरीजो के पास ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन को लेकर के तुर्की और ग्रीस के मध्य लगातार विवाद की घटनाएं होती रहती हैं, और वास्तव में ग्रीक शरणार्थियों के मुद्दे पर भी ये काफी चरम पर आ गया था। ये जो जर्मनी के हस्तक्षेप से, वास्तव में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, उन्होंने ही उनके हस्तक्षेप से इस विवाद को किसी तरह थोड़ा संभाला जा सका। कुछ वर्षों में साइप्रस की जो समुद्री सीमा है उसके आसपास ऐसा पता लगा है कि बहुत सारा अकूत ऑयल और गैस का भंडार लगा हुआ है या भंडार है, जिसके एक्सप्लोरेशन को लेकर के ये आसपास के जितने भी देश हैं, लाइक ग्रीस है, इजराइल है, लीबिया, इजिप्ट, लेबनान, टर्की, साइप्रस, ये सारे देश आपस में उस गैस एक्सप्लोरेशन को लेकर के आपस में कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति में बने रहते हैं। अब इसमें कुछ देश एक दूसरे का समर्थन करते हैं और निश्चित रूप से कुछ देश एक दूसरे का विरोध करते हैं। यहाँ पर अगर आप इस बात को समझें तो कुछ वर्षों में सरसों में यहाँ पर साइप्रियट गवर्नमेंट, जो कि साइप्रस की गवर्नमेंट है, ग्रीस, इजराइल और इजिप्ट ने मिल करके आपस में इस क्षेत्र के जो मैंने आपको बताया कि इस क्षेत्र के जो ऑयल एक्सप्लोरेशन का पार्ट है, इसको कवर करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने का प्रयास करने का एग्रीमेंट किया, जो पूरी तरह से तुर्की को नागवार गुजरा, और उनको लगा कि ये हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और ये जो भी हिस्सा है इसको निश्चित रूप से सभी आइलैंड्स में बांटा जाना चाहिए, ऐसा तुर्की का। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, मैंने अभी कहा
कि एग्जैक्टली इस जोन पर्टिकुलर में, इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज्यादा गैस और नेचुरल गैस रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। इसी को लेकर के तुर्की और ग्रीस आपस में काफी ज्यादा विवाद की स्थिति में आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्रीस ने क्या करा कि ग्रीस ने लीबिया के साथ जोड़ते हुए यहाँ पर अपना एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाने की कोशिश की। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बेसिकली यहाँ से अगर आप देखें, थोड़ा ध्यान दें हल्का सा, तो लीबिया की जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो करीब ऐसे आएगी, थोड़ा सा और ऊपर। तो ये लीबिया की बाउंड्री करीब यहाँ से आएगी, और इस तरीके से यहाँ से करीब करीब ये टर्की की बाउंड्री आएगी। तो करीब इन्होंने इसको जोड़ते हुए बोला कि हम लोग का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। लेकिन ग्रीस ने यहाँ पर माना कि ये क्रेट द्वीप इस रास्ते के बीच में पड़ता है, अतः इसकी समुद्री सीमा पूरी तरह से प्रभावित होती है। अतः ग्रीस ने इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को अपने जो बाउंड्री है या जो मेरीटाइम बाउंड्री है उसमें हस्तक्षेप माना, और पूरी तरह से इस तरह के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को इन्होंने नकारा और इलीगल या आधारहीन बताया। इस बात को इजिप्ट ने भी समर्थन करता है, और इजिप्ट और ग्रीस आपस में इस मुद्दे पर काफी सहमत है। अतः ये घटना जो है नवंबर 2019 की है। बाद में इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगस्त 2020 में ग्रीक और इजिप्ट ने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अलग से अपना एक जोन बनाने की कोशिश की, और ये इकोनॉमिक जोन भी आपस में विवादों का कारण रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से ये जो गैस एक्सप्लोरेशन को लेकर के जो घटना है वो काफी तरह से विवादों की स्थिति में। और वास्तव में जो मैंने अभी कहा आपसे कि यहाँ पर साइप्रस, इजराइल, लेबनान, ग्रीक, इजिप्ट, ये कंट्रीज मिलकर के एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि इसमें से टर्की को थोड़ा बाहर रखना है, और यही बात उनको खराब लगी और यही विवाद का कारण है। वास्तव में ग्रीस और इस पर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है, और ग्रीस ने भी काफी कहा कि ये हमारी संप्रभुता की तरफ एक तरह हमारी संप्रभुता में एक तरह का हस्तक्षेप है। अतः उन्होंने अपने जो भी मिलिट्री थे उसको हाई अलर्ट पे रख दिया है, और अपने जो भी लेवल ऑफिसर्स थे या आर्मी ऑफिसर्स थे उनको सारों को छुट्टी पर से वापस बुला लिया है। और कहीं न कहीं ये अपने आप में सामरिक दृष्टिकोण से काफी जटिल विषय बन चुका है। वहीं पर तुर्की ने भी अपने 2 जहाज जो है वो मेडिटेरियन सी में छोड़ रखे हैं, जो कि गैस और ऑयल एक्सप्लोरेशन की रिसर्च के नाम पे लगातार काम कर रहे हैं। और ये काफ़ी जटिल विषय बनता जा रहा है। तो वास्तव में जो मैंने अभी बताया आपको कि ये रीज़न ऐसा है जहाँ पर तुर्की के जहाज़ गश्त कर रहे हैं, और इस रीज़न पर्टिकुलर में भी जहाज़ उनके गश्त कर रहे हैं, और यही तनाव का कारण बना हुआ है। वास्तव में यहाँ पर फ्रांस जो है खुले तौर पर ग्रीक के समर्थन में आ चुका है, और क्रेट के पास जो द्वीप है उसके पास उन्होंने 2 राफेल विमान भी अपने लगा दिए हैं। वास्तव में फ्रांस इसे ग्रीस की संप्रभुता पर हस्तक्षेप मानता है, और वहीं जर्मनी जो है, चूंकि ईयू का मतलब यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट है, तो वो इनके मध्य दोनों ही, चूंकि तुर्की और ग्रीस दोनों ही नेटो के सदस्य हैं, अतः जर्मनी ये चाहता है कि आपसी बातचीत के द्वारा इन मुद्दे को सुलझाया जा सके, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक फ्लैश पॉइंट बन चुका है जो कभी न कभी किसी घमासान या युद्ध की स्थिति तक बात जा सकती है। यूएसए और यूरोपीय यूनियन भी ऐसा चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम में उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर इस विषय का समाधान किया जाए। और मैंने यहाँ पर आपको सारी वो परिस्थितियां बताने का प्रयास किया है, जिससे कि ग्रीस और तुर्की की पूरी व्यवस्था या समस्या को समझा जा सके। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।